Good morning, students, and welcome back to my personal YouTube channel in सेठ मुरलीधर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौड़ आप सभी का आज के इस वीडियो सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग ऊर्जा उपापचय के विषय में पढ़ेंगे। आज के वीडियो सत्र में जो अध्ययन किए जाने वाले बिंदु हैं वे हैं उपापचय की परिभाषा, ऊर्जा, भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य का निर्धारण तथा भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य। उपापचय शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नवीन पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म कहते हैं। होता क्या है, हमें विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भोजन के अपचय अर्थात टूटने से प्राप्त होती है तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप प्रतिदिन जो निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन का निर्माण होना या ग्लूकोज का निर्माण होना, शरीर की विभिन्न वसाओं का निर्माण होना, वो उपचय अर्थात एनाबॉलिज्म के कारण होती है। और उपापचय इन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय प्लस अपचय। जिस प्रकार मशीन को कार्य करने के लिए हमेशा ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए भी ईंधन यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा का उपापचय उपचय एवं अपचय दो भागों में बांटा गया है। उपचय अर्थात शरीर के निर्माणकारी प्रक्रियाओं जैसे कि मांसपेशीय तंतुओं का निर्माण होना, रक्त का निर्माण होना, ग्लाइकोजन का निर्माण होना, अस्थियों का निर्माण होना, दांतों का विकास इत्यादि नवीन पदार्थों के बनने की जो प्रक्रिया होती है उपचय कहते हैं। आप जानते हैं कि एक छोटा शिशु जब पैदा होता है तो केवल 3 किलो का होता है और उसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, लेकिन वृद्धि एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पार करने के बाद जब वह वयस्क पुरुष या वयस्क महिला के रूप में ग्रो करता है, वृद्धि करता है, तो उसकी लंबाई लगभग 5 से 6 फुट और वजन 50 से 60 किलो तक हो जाता है। तो ये वजन में वृद्धि, ये लंबाई में वृद्धि, ये उपापचय की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही होती है। वृद्धि यानी कि कुछ निर्माण होना, अस्थियों का निर्माण है, दांतों का निर्माण है, कोशिकाओं का निर्माण, पेशी तंतुओं का निर्माण, शरीर के आपने जितने भी अंग तंत्र वगैरह पड़े हैं उन सब के निर्माण की प्रक्रिया उपचय में आती है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि शरीर में केवल निर्माण की ही प्रक्रिया नहीं होती, प्रतिदिन हमारे शरीर में हजारों लाखों कोशों का टूटना और नए बनने की प्रक्रिया होती रहती है। तो ये जो टूटने की प्रक्रिया है, भोज्य पदार्थों के टूटने एवं विभक्त होने की प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप भोजन अपने सरलतम रूप में टूट जाता है, अपचय कहलाता है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तत्पश्चात वो शरीर में पाचन के पश्चात अपने सरलतम अवयवों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनमें टूटता है। ये कार्बोज सरलतम शर्कराओं के रूप में अवशोषित होते हैं और यकृत में जाकर पुनः नवीन शर्कराएं जैसे कि ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या गैलेक्टोज है और विभिन्न अवयव जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, नवीन वसीय पदार्थ जैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल, एचडीएल विभिन्न प्रकार के अवयवों में निर्मित होता है। तो भोज्य पदार्थों के टूटने और विभक्त होने की प्रक्रिया को अपचय कहलाते हैं और नवीन पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को, नवीन अवयवों के बनने की प्रक्रिया को उपचय कहते हैं। और ऊर्जा जो है, ऊर्जा के उपापचय में हम इसी उपचय और अपचय की प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं। उपापचय अर्थात अपचय प्लस उपचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म यानी अपचय एवं एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय। अब ये जो उपचय की और अपचय की प्रक्रिया होती है, इनके फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या है? शरीर को काम करने के लिए जो ईंधन चाहिए, जो
ऊर्जा चाहिए, जो ताकत चाहिए, उसको ही हम ऊर्जा के रूप में परिभाषित करते हैं। ऊर्जा को हम मुख्यतः 2 इकाइयों में नापते हैं, एक तो किलो कैलोरी और दूसरा जूल। यहाँ किलो कैलोरी से क्या मतलब है? 1 किलोग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस विशेषकर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ताप चाहिए होता है, उसी ताप की मात्रा को हम किलो कैलोरी कहते हैं। इसी प्रकार जूल, 1 किलोग्राम वस्तु को यदि 1 न्यूटन बल से 1 मीटर की दूरी तक चलाने के लिए जो ऊर्जा, जो ताकत खर्च की जाती है, वह 1 जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी और 1 जूल काफ़ी छोटी इकाई है। ऊर्जा को हम प्रायः किलो कैलोरी और किलो जूल या मेगा जूल के रूप में नापते हैं। 1 किलो कैलोरी से अभिप्राय 1000 कैलोरी से है। उसी प्रकार 1 किलो जूल से अभिप्राय 1000 जूल से है और 1 मेगा जूल से अभिप्राय 1000 किलो जूल से है। 1 किलो कैलोरी में लगभग 4.186 किलो जूल ऊर्जा आती है। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए हम 2 प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, जब भोज्य पदार्थों की एक निश्चित मात्रा को जलाकर उससे उत्पन्न ताप को प्रत्यक्ष रूप में नापा जाता है, तब हम इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इसके लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं और अप्रत्यक्ष विधि में खाद्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए ऑक्सीजन की वह मात्रा जो खाद्य पदार्थों को जलाने के काम आती है प्रयुक्त करते हैं और उसी ऑक्सीजन की मात्रा को नापते हैं। ऑक्सीजन के मूल्य के बराबर कैलोरीमीटर से जितना ताप उत्पन्न होता है, वही उस भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य कहलाता है। यानी कि अप्रत्यक्ष विधि में हमने भोज्य पदार्थों से मुक्त हुई ताप को ऊर्जा के रूप में नहीं नापा है, बल्कि भोज्य पदार्थ को जलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, उस ऑक्सीजन को मापकर उसे फिर ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य के अप्रत्यक्ष विधि से निर्धारण के लिए हम प्रायः बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य। अभी तक मैंने जो बात करी भोजन के ऊर्जा मूल्य के निर्धारण की, वो भोज्य पदार्थों के जलाने की बात करी, किंतु इसी भोज्य पदार्थ का दहन या ऑक्सीकरण जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है, तब हम उसे भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य कहते हैं। होता क्या है, शरीर में पाचन की प्रक्रिया, अवशोषण एवं उपापचय के दौरान ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का कुछ अंश नष्ट हो जाता है, जिस कारण से भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य भोजन के वास्तविक ऊर्जा मूल्य से कुछ कम रह जाता है। जैसे वनस्पतिज भोज्य पदार्थों को जब हम कैलोरीमीटर में रखकर जलाते हैं तो उसमें उपस्थित रेशा भी जलकर ऊष्मा प्रदान करता है, किंतु जब यही भोज्य पदार्थ शरीर के कोशिकाओं या ऊतकों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं, तो इन रेशों का उपयोग ऊष्मा प्रदान करने के लिए नहीं होता। आपने पढ़ा भी होगा, रेशे का कैलोरी मूल्य 0 होता है। अतः इस कारण भोजन के ऊर्जा मूल्य में गिरावट आती है। इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में उपस्थित सभी पदार्थों का पूर्ण पाचन नहीं होता। 100% भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता और इसका कुछ अंश बिना पचे ही शरीर के द्वारा मल मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, जिससे शरीर में भोजन का ऊर्जा मूल्य कम हो जाता है। इसी प्रकार उपापचय के दौरान जब प्रोटीन ऊर्जा देने के काम आता है, तो इसका कुछ अंश यूरिया के रूप में परिवर्तित होकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हमने पढ़ा है कि प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ
नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बना है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ऊर्जा प्रदान करने में काम आते हैं, किंतु नाइट्रोजन का ऊर्जा मूल्य में कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती। प्रोटीन का यह नाइट्रोजन वाला अंश पहले अमोनिया और फिर यूरिया में परिवर्तित होकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है और भोजन के ऊर्जा मूल्य में कमी आती है। भोजन का जो शारीरिक ऊर्जा मूल्य है वो कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यह शारीरिक ऊर्जा मूल्य से मतलब है भोजन को जब शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के माध्यम में ऑक्सीकृत किया जाता है विभिन्न एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं के द्वारा, तो इनसे हमें निम्न ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि वसा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले प्राप्त होने वाली ऊर्जा के 2 गुनी से भी ज़्यादा है। इसी कारण से वसा को ऊर्जा का संगठित स्रोत या कंसंट्रेटेड सोर्स भी कहा जाता है। ये आप टेबल देखिए, इस टेबल में भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का वास्तविक ऊर्जा मूल्य लिखा है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का 4.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन का 5.62 तथा वसा का 9.45 है। इसी टेबल के अंतिम कॉलम में आप देखिए शारीरिक ऊर्जा मूल्य कार्बोहाइड्रेट का 4, प्रोटीन का 4 और वसा का 9, जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में भी पढ़ाया है, शारीरिक ऊर्जा मूल्य से कुछ कम है। कैसे कम हो जाता है आप देखिए, पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का 2% हिस्सा नष्ट हो जाता है। यानी कि हमने पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट में रेशा होता है उसका पाचन नहीं होता, तो वो 2% रेशा जो है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्रोटीन का 8% हिस्सा पाचन नहीं होता और वसा का 5% हिस्सा पाचन के दौरान नष्ट हो जाता है। और पाचन के बाद जो ऊर्जा मूल्य प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट का 4, प्रोटीन का 8% घटाने के बाद 5.2 और वसा का 9 किलो कैलोरी मिलता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि उपापचय के दौरान कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो पूर्ण रूप से ऊर्जा देते हैं, 100% कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देते हैं, जिसके कारण पाचन के पश्चात और कुल शारीरिक ऊर्जा मूल्य में कोई अंतर आप नहीं देखेंगे। किंतु प्रोटीन में जो नाइट्रोजन वाला हिस्सा होता है वो ऊर्जा देने का काम नहीं करता और नाइट्रोजन का अंश अमोनिया और यूरिया के रूप में कन्वर्ट होकर मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। तो उपापचय के दौरान भी प्रोटीन से ऊर्जा का नष्ट होता है। ये देखिए, उपापचय के दौरान 1.25 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा का ह्रास होता है। जब आप 5.2 में से इस 1.25 को घटाते हैं तो प्रोटीन से प्राप्त होने वाला ऊर्जा मूल्य भी कार्बोहाइड्रेट के बराबर यानी कि 4 किलो कैलोरी मिलता है। इस प्रकार आपने देखा कि शरीर के वास्तविक ऊर्जा मूल्य और भोज्य पदार्थों के वास्तविक ऊर्जा मूल्य और शारीरिक ऊर्जा मूल्य में एक गैप आता है, जो कि पाचन और उपापचय के दौरान पोषक तत्वों के नष्ट होने के कारण होता है। आज के अध्ययन सत्र में मैंने आपको ऊर्जा के उपापचय के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया है। अगले अध्ययन सत्रों में हम विभिन्न पोषक तत्वों से ऊर्जा का निर्धारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार किया जाता है के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।